जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्म इडू अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आने वाली वैकेंसी बिहार दरोगा है, डबल स्टार की वैकेंसी, कंधों पर स्टार लगाने वाली वैकेंसी बिहार दरोगा। तो बिहार दरोगा का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसमें देख रहे हैं बिहार दरोगा के लिए ड्रीम डोज का जो प्रैक्टिस सेट है रियांस पब्लिकेशन का ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। मतलब इसमें क्वेश्चन का संकलन अच्छा किया गया। और इससे पहले हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो अगर एडुटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और इसमें भी ड्रीम डोज का हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हमें करना है प्रैक्टिस सेट नंबर 6, छठा प्रैक्टिस सेट आज हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है। पहली महिला पायलट तेजस उड़ाने वाली कौन है? मोहना सिंह। कौन? मोहना सिंह। उसके बाद इसमें अवनी चतुर्वेदी। तो देखिए, अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। कौन? लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला तो अवनी चतुर्वेदी। वहीं तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट तो मोहना सिंह। कौन? मोहना सिंह। चलिए, दूसरा क्वेश्चन उसके बाद है कि कीड़े की कोशिका भित्ति मुख्य अवयव है। कीड़े की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव, मतलब कीड़े की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कैटिन की बनी होती है। साथ साथ कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति भी कैटिन की बनी होती है और कीड़े की कोशिका भित्ति भी कैटिन की बनी होती है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वह राज्य जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना? 17 लोग ही रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिशदार पाषाण उपकरण, पाषाण मतलब पत्थर के उपकरण, तो यह नौपाषाण युग का। किसका? नौपाषाण युग का। उसके बाद मैथ है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर की लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई पूछा, चाल दे दिया है कितना? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 30 सेकेंड और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है कितना? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है 800 मीटर। तो हमें निकालना है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी हुआ, तो दूरी तो एक ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई निकालना है प्लस 800 मीटर है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लस 800, ये अपना क्या हो गया? दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है? तो चाल है अपना 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ है घंटा में और यहाँ है सेकेंड में, तो उसको भी बदल लेंगे उसी प्रकार से मीटर प्रति सेकेंड में चाल को। तो घंटा यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो यह हो गया 5/18। तो ये अपना हो गया चाल। और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो गुना समय कितना है? 30 सेकेंड, तो यहाँ कर देते हैं 30। ठीक हो गया। 6 से करते हैं तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 से 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 3 से 3 × 4 = 12 यानी 40 मरतबे कट जाएगा। देखा जाए इधर गुना करेंगे तो 40 × 5 = 200 और 200 में 5 से गुना करेंगे तो 200 × 5 = 1000। मतलब इधर है अपना 1000, इधर है x + 800, इधर प्लस में 800, उधर जाएगा माइनस में 800 हो जाएगा। तो 100 में से 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो 1 से बराबर यानी ट्रेन की लंबाई अपना कितना निकल के आया? 200 मीटर अपना ये आंसर हुआ। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किससे? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला क्वेश्चन उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया? राष्ट्रीय वन नीति कब? तो 1952 में। पहला राष्ट्रीय वन नीति आया था 1952 में और दूसरा आया था 1988 में। यहाँ पहला उजला नहीं दिया है, मतलब पहला है तो राष्ट्रीय वन नीति कब आया? 1952 में। दूसरा संशोधित रूप आया था 1988 में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन, तो पृथ्वी के घूर्णन, पवनों का विक्षेपण, दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन या कोरोलिस बल की उगना। तो देखिए ऋतु परिवर्तन जो होता है, ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन जो होता है क्या कहते हैं? परिभ्रमण के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी का घूर्णन, तो ये अपना आंसर हो जाएगा क्या? कि नहीं है, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। ऋतु परिवर्तन किससे होता है? तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो कि वार्षिक होता है, इस कारण तो परिक्रमण होता है। घूर्णन को कहा जाता है परिभ्रमण,
घूर्णन को क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहा जाता है घूर्णन को। हम बोले परिक्रमण, तो परिक्रमण। ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी की परिक्रमा, जो सूर्य की करती है पृथ्वी परिक्रमा, इसकी वजह से होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़ के, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दो सीधी से संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में है जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार। तो ये सभी छोड़ के उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है कि एफ्लाविस का उत्पादन होता है, एफ्लाविस, एफ्लाविस का उत्पादन होता है किसे? कवक से। एफ्लाविस का उत्पादन किसे होता है? कवक से। एफ्लाविस का उत्पादन किसे होता है? कवक से होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। केंद्रक में 47 क्रोमोसोम, केंद्रक में 47 क्रोमोसोम किस में होता है? तो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में होता है। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो जाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान? स्वायत्त शासी जिला परिषद, स्वायत्त शासी जिला परिषद, तो यह छठी अनुसूची, ये छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया और यह अनुसूची 1949 में लागू की गई। और इस अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया है। और इन परिषदों का मकसद है कि आदिवासी संस्कृति की रक्षा करना और उसे संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फुटबॉल, फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, फ्रांस का फुटबॉल है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। संविधान संशोधन कहाँ से? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन। और द्विसदनीयता यह कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया, द्विसदनीयता ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए उसके बाद डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप का संबंध टेनिस से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर मैथ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लॉसो 240 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो वीडियो पॉज करके इसको सोल्यूशन कर लीजिए मैथ। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इट्रियम जो है इसका समस्थानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया? भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन किस आधार पर? तो भाषाई आधार पर हुआ। किस आधार पर हुआ है? भाषाई आधार पर हुआ है। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन में प्रथम कौन हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश 1953 में। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा राज्य में सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, तो संवाद कौमुदी के लेखक कौन? राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश के ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश के ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष, ठीक है, मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष। उसके बाद है अगला ऑप्शन कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। एनी बेसेंट किन का? कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया का एनी बेसेंट। उसके बाद देखिए एनआईए का गठन कब हुआ? एनआईए का गठन हुआ था 2008 में। एनआईए का गठन कब हुआ था? 2008 में। मतलब 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था, मुंबई आतंकी हमला, उसके बाद किया गया था एनआईए का गठन। उसके बाद देखिए निम्न में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? ज्वारनद मुख बनाती है मतलब एक चूड़ी बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती, तो अपना आंसर हो जाएगा ताप्ती यहाँ। उसके बाद गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध तो चंबल का। किसका? चंबल का हिस्सा है गांधी सागर बांध। किसका? चंबल का हिस्सा है। उसके बाद है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो नौका दौड़ कहाँ होता है? केरल में। नौका दौड़ कहाँ होता है? केरल में। केरल नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। केरल में नौका दौड़ को बल्लम काली या सांप नाव दौड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लू आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्लू आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब यह किस खेल से संबंधित है? ब्लू आई तो निशानेबाजी। ब्लू आई निशाना लगाएगा, देखा आई यानी आँख, तो निशानेबाजी क्या हो जाएगा? निशानेबाजी। उसके बाद देखिए मिनी माता रोग निम्न में से किसके सेवन से होता है? तो मिनी माता पारा। मिनी माता किसके सेवन से होता है? पारा के सेवन से हो जाता है मिनी माता रोग। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस
घास के मैदान को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है? किस घास के मैदान को विश्व का अन्न भंडार, विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है? तो विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है पेरी, पेरी को कहा जाता है विश्व का अन्न भंडार, पेरी को कहा जाता है विश्व का अन्न भंडार। उसके बाद देखिए, ध्वनि अनुध्वज और अनुप्रस्थ दोनों तरंग के रूप में यात्रा करता है। ध्वनि अनुध्वज और अनुप्रस्थ दोनों रूपों में यात्रा करता है। किस में? तो ठोस में। किस में? ठोस में। ध्वनि ठोस पदार्थों में अनुध्वज और अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में यात्रा कर सकती है, लेकिन तरल पदार्थ और गैसों में यह केवल अनुध्वज। ध्वनि जो है तरल में और गैस में केवल अनुध्वज के रूप में, लेकिन ठोस में अनुध्वज और अनुप्रस्थ दोनों रूपों में। ठीक है। उसके बाद निम्न गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? अश्वमेध यज्ञ संपादित करने वाला तो समुद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला गुप्त शासक समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि हाल ही में तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से किस भारतीय राजनीतिज्ञ को प्रदान किया गया? मतलब तिमोर लिस्ते का ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर सम्मान किसे दिया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू। किनको? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। उसके बाद न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो यह जिम्नास्टिक से संबंधित है। दीपा कर्माकर किससे? जिम्नास्टिक से है। उसके बाद हाल ही में अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले का गठन किया। इनमें से निम्न नए जिले में शामिल नहीं है। कौन नए जिले में शामिल नहीं हो? तो कारगिल इसमें शामिल नहीं है, बाद बाकी नुब्रा, द्रास और चांगथांग है। यहाँ चांगथांग लिखे हुए हैं, बल्कि क्या है? चांगथांग। यानी देखिए नामों में देखा जाए तो जोस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। जोस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और जास्कर। कुल मिला के 5 अभी नए और 2 पहले, यानी कि 7 हो गए। उसके बाद है कि गुड महाराजा स्क्वायर नामक स्थल किस देश में है जिसका हाल ही में मोदी जी द्वारा अवलोकन किया गया? मोदी जी के द्वारा अवलोकन किया गया है। कहाँ है? तो यह पोलैंड में है। गुड महाराजा स्क्वायर कहाँ है? यह पोलैंड में है। बिहार राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? बिहार राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता है पीके शाही। कौन है? पीके शाही। पीके शाही मतलब प्रशांत कुमार शाही पूर्व नाम है यह। इससे पहले इनके पहले थे ललित किशोर। इसके पहले कौन थे? ललित किशोर। ललित किशोर के स्थान पर पीके शाही आए हैं। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ तो 1902 में 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर 1902 जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902 को। अगला क्वेश्चन कि मंजूषा कला शैली बिहार के किस जिले से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो मंजूषा कला शैली यह कहाँ की है? भागलपुर की। मंजूषा कला शैली कहाँ है? कहाँ की है? भागलपुर की। उसके बाद है कि पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 66 यानी 1666 में। 1666 कहाँ ऑप्शन है? अच्छा 1666। उसके बाद देखिए प्रेतशिला पहाड़ बिहार के किस जिले में है? प्रेतशिला पहाड़ बिहार के किस जिले में है? तो गया में पड़ता है। प्रेतशिला पहाड़ कहाँ है? गया में। कहाँ? गया में। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बेमेल है? कौन सा मौलिक अधिकार बेमेल है? तो अनुच्छेद 21 के कम है शिक्षा का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन। ठीक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ठीक है। उसके बाद है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन अपना सही है। उसके बाद देखिए घाघरा नदी किस स्थान पर आकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है? घाघरा गंगा नदी में कहाँ मिलती है? घाघरा गंगा में कहाँ मिलती है? तो छपरा में। कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। उसके बाद निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कौन दिया? तो रूसो। कौन दिया है? रूसो ने। किसका है? कथन है यह रूसो। फ्रांसीसी क्रांति का नारा है रूसो। उसके बाद देखिए हाल ही में अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट EOS 08 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? EOS 08 तो PSLV D3 से SSLV D3 से किया गया। PSLV नहीं, SSLV D3 से किया गया। हाथी ऐप लॉन्च किया। हाथी ऐप कौन लॉन्च किया है? हाथी ऐप कर्नाटक लॉन्च किया है। असम। हाथी ऐप कौन? असम। हाथी ऐप कौन लॉन्च किया है? असम। हाथी ऐप कौन लॉन्च किया है? असम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अघनाशिनी ज्वारनदमुख, ये कर्नाटक में पड़ता है। अघनाशिनी
अघनाशिनी ज्वारनदमुख को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया 2024 में। यह भारतीय किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में। कहाँ है अघनाशिनी? कर्नाटक में। उसके बाद देखिए किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जन्मदिन। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के रांची जिले के उलिहातू गांव में इनका जन्म हुआ, तो जो कि अब झारखंड के खूंटी जिले में पड़ता है। तो 15 नवंबर 1875 ध्यान में रखना, इनका जन्म दिवस कब है? 15 नवंबर 1875 को, 15 नवंबर 1875। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परवीन कुमार जिसने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, इनका संबंध किस खेल से? परवीन कुमार का संबंध किस है जो पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल की है? तो ये हाई जंप, ऊंची कूद से संबंधित है। किससे? परवीन कुमार ऊंची कूद, परवीन कुमार ऊंची कूद से। अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांगजनों की शयनार्थ हेतु 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? 17वां दिव्य कला मेला, 17वां दिव्य कला मेला तो यह रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। उसके बाद हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक हैं दिलीप सिंह चौधरी। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दिलीप सिंह चौधरी है। उसके बाद निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुए? हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुए तो सूती वस्त्र, बर्तन मिला है, गहने मिला है और ताम्र शीशा मिला है। सूती वस्त्र हड़प्पा शव स्थल मानी समाधान से नहीं मिला है। उसके बाद है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। उसके बाद है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो कि 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था, तो 1986 ध्यान में रखना है। उसके बाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 28 जुलाई 1972 को, 3 जुलाई 1972 को या 28 जून 1972 को। 1972 तो सभी में है, लेकिन शिमला समझौता कब हुआ था? 5 जुलाई को हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 5 जुलाई 1972 को हुआ था शिमला समझौता, 5 जुलाई 1972। उसके बाद देखिए विश्व में शांति और आपसी सहयोग हेतु नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? नेहरू जी, तो नेहरू जी पंचशील समझौता, पंचशील भारत एवं चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता, और 1954 में हुआ था। ये कब हुआ था? होता है 1954 में। उसके बाद देखिए दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल रहित लोकतंत्र, जयप्रकाश नारायण दल रहित लोकतंत्र के रूप में मतलब पक्ष में थे, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद इनमें से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1932 नहीं, 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता, तो अपने आंसर यही हो जाएगा। शिमला समझौता 1972 में हुआ और तारकंद समझौता 1966 में हुआ। सही है, एक बी गलत है अपना, तो बी आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ? तो रंगून में है। कहाँ है? रंगून में। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन कौन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन करते हैं? MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद मैथ है, वीडियो पॉज करिए, सोल्यूशन कीजिए। रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतुल यानी अंकित मूल्य पर खरीदता है। यदि वह वर्ष के अंत में 675 रुपये लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या है? दर निकालना है, निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? सामुदायिक निर्वाचन कब? 1909 में। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिकता का जाना कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। उसके बाद किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण करने के लिए गए थे तो दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई? तो लॉर्ड मेयो को मिया दिया था। कहाँ? अंडमान निकोबार में छुरी भोंकी यानी चाकू भोंकी इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद देखिए सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ाया गया? सप्तवर्षीय युद्ध लड़ाया गया था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध के बीच किसके बीच लड़ाया गया था? इंग्लैंड एवं फ्रांस। यह 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। 1756 से 1763 तक हुआ, इसीलिए कहा गया सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो यह जहांगीर के शासनकाल, किसके? जहांगीर के शासनकाल के यह प्रसिद्ध चित्रकार थे, और यह पौधा एवं जानवरों के चित्र में महारत हासिल लिए हुए थे। और जहांगीर ने इनको उपाधि दिया था नादिरुल अस्र की उपाधि, नादिरुल अस्र की उपाधि दिया था उस्ताद मंसूर को। अगला क्वेश्चन उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है?
स्वर्णिम चतुर्भुज, तो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने की प्रक्रिया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। उसके बाद एक बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवियों के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लिच्छवियों के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? रावतभाटा कहाँ है? तो रावतभाटा राजस्थान में। रावतभाटा कहाँ है? रावतभाटा राजस्थान में है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं, तो खरीफ फसल में गन्ना, धान, अरहर, मक्का, बाजरा, तिलहन, ज्वार। तो गन्ना कौन नहीं है? गन्ना और धन्ना यानी चावल भी नहीं है, खरीफ फसल नहीं है। ये दोनों नहीं हो जाएगा, अपना आंसर दोनों हो जाएगा। गन्ना, धन्ना में धान, धान में क्या हो जाएगा? चावल। ये सब है वो नहीं है, तो 67 का अपना आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। अच्छा सॉरी, खरीफ फसल नहीं है, ये तो खरीफ फसल दोनों है। खरीफ फसल नहीं है, ये भी है। खरीफ फसल नहीं है मतलब गेहूँ क्या है? गेहूँ रबी फसल है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, राई, ये सभी रबी फसल है। और गन्ना, धान, अरहर, मक्का, बाजरा, तिलहन, ज्वार, कपास, ये सभी खरीफ फसल है। उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह क्या? सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति या विधिक स्वीकृति। विधिक स्वीकृति, तो विधिक स्वीकृति मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है। कौन? विधि की स्वीकृति। उसका देखिए उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बना? उड़ीसा बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बना? तो 1936 में। कब? 1936। उसके बाद देखिए क्या है? देन डैम किस नदी पर बनाया गया? देन डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा? देन डैम कौन सी नदी? रावी नदी। देन डैम कौन सी नदी? रावी नदी। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न में से किस देश से होकर नहीं बहती है? मेकांग नदी किस देश से होकर नहीं बहती है? तो चीन, कंबोडिया, लाओस से होकर बहती है। मलेशिया में नहीं बहती है। मेकांग नदी कहाँ नहीं बहती है? मलेशिया में। मेकांग कहाँ नहीं बहती है? मलेशिया में नहीं बहती है। लाओस, कंबोडिया एवं चीन में बहती है। ठीक। उसके बाद निम्न में से वैकल्पिक धन का उदाहरण है? वैकल्पिक धन का उदाहरण, वैकल्पिक धन का उदाहरण बॉन्ड। वैकल्पिक धन का उदाहरण कौन है? बॉन्ड। उसके बाद भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना मतलब उदारीकरण की नीति को अपना। उदारीकरण क्या? उदारीकरण की नीति। उसके बाद विश्व फुटबॉल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। कब? 25 मई। 25 मई को, और इधर ही शुरू किया गया है विश्व फुटबॉल दिवस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी हॉर्टिकल्चर मिशन। और यह जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल है यह 2005 से 2005-06 में किया गया था यह। ठीक है। और अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि मनरेगा कार्यक्रम, नरेगा 2006 में और मनरेगा 2009 में, यह ध्यान रखना है। नरेगा कब? तो नरेगा 2006 में। अब मनरेगा कब? तो मनरेगा 2009 में। तो मनरेगा महात्मा गांधी, तो लग गया तो यह 2009 होना चाहिए। और नरेगा सिर्फ बोले तो 2006 में, लेकिन कार्यक्रम के रूप में लागू हुआ था 1906 में। उसके बाद पर्यटन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्यटन प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या सभी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो पर्यटन जो है, पर्यटन या सेवा में आता है। सेवा यानी तृतीय क्षेत्र में आता है। किसमें? तृतीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। कब होता है? 1949 में। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल को। और राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ध्वनि के वेग पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब, तापमान, आर्द्रता या घनत्व। तो दाब का नहीं पड़ता है। किसका? दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि एक जैव पद्धति जिसमें परासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है। परासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है एक जैव पद्धति, तो किसमें परासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी। किसमें? सोनोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छवि, छोटी छवि बनाएगा? हमेशा वस्तु की छवि जो है छोटा, तो कौन? उत्तल बनाती है। हमेशा वस्तु की छवि यानी कि प्रतिबिंब छोटा कौन बनाती है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁸
7 या 3 गुने 6 या 3 गुने 10 के पावर 5। तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब पिक्को आंदोलन, जो चिपको आंदोलन का एक भाग माना जाता है, किस राज्य में? तो देखिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, और एपिको आंदोलन, एपिको, तो एपिको आंदोलन कहाँ मनाया गया? एपिको शायद कर्नाटक है। एपिको, एपिको आंदोलन कहाँ मनाया गया? पेज इसमें मिस हो गया क्या? एक मिनट, सही है, कर्नाटक। एपिको आंदोलन कहाँ? कर्नाटक। एपिको आंदोलन कहाँ? कर्नाटक में। अब देखिए, गेंडा परियोजना कब प्रारंभ हुआ? अच्छा, उल्टा हो गया है, इधर उधर, मतलब पेज इधर उधर हो गया है। गेंडा परियोजना, गेंडा परियोजना, गेंडा परियोजना कब? तो गेंडा परियोजना 1972 में, ध्यान रखना है। गेंडा परियोजना कब? 1972। गेंडा परियोजना कब? 1972 में। उसके बाद निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? नाभिकीय ईंधन का यूरेनियम का होता है, थोरियम का होता है और प्लूटोनियम का होता है। किसका नहीं होता है? तो कैल्शियम का नहीं होता है। किसका नहीं होता है? कैल्शियम का नहीं होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु, तो सोडियम ऑक्साइड एवं आर्गन है, सोडियम वाष्प एवं नियोन, पारा वाष्प एवं आर्गन। तो पारा वाष्प एवं आर्गन, पारा वाष्प एवं आर्गन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? पुरानी किताबों का कागज भूरा किसके कारण होता है? तो पुरानी किताबों का जो कागज होता है वो लिग्निन के ऑक्सीकरण के कारण भूरा हो जाता है। किसके? लिग्निन के ऑक्सीकरण, लिग्निन के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी कागज भूरा हो जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। कौन? फ्लोरीन। कौन? फ्लोरीन। उसके बाद भारत के किस शहर में जलवायु घड़ी शुरू की गई? जलवायु घड़ी शुरू की गई है। जलवायु घड़ी, जलवायु घड़ी, सॉरी, जलवायु घड़ी भारत के किस शहर में शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु, दिल्ली, पटना या मुंबई। तो कहाँ शुरू किया गया जलवायु घड़ी? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में शुरू की गई जलवायु घड़ी। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द, अच्छा चिपटे इधर उधर अगर मतलब हो गया है इसमें पेज, तत्सम शब्द, चलिए उसको छोड़ देते हैं और यहाँ 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक नाम है? तेजाब का मूल रासायनिक नाम क्या है? तो H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? कौन सा कोशिकांग है? कौन सा कोशिकांग है जिसको एटम बम कहा जाता है? तो लाइसोसोम, आत्महत्या की थाली, एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? संश्लेषित, तो यकृत, लीवर, किस में? लीवर में। किस में? लीवर में। उसके बाद भारत में जैव विविधता के तप्र स्थल है। भारत में जैव विविधता, भारत में जैव विविधता के तप्र स्थल पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। जैव विविधता पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। उसके बाद ऑक्सीजन बर्ड पार्क किस शहर में शुरू किया गया? ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ऑक्सीजन बर्ड पार्क किस शहर में शुरू किया गया है? तो नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ? नागपुर में। उसके बाद रामसर सम्मेलन का आयोजन पहली बार ईरान में कब हुआ था, जो आर्द्र भूमि से संबंधित है? रामसर सम्मेलन 1971 में होता है, 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी 1971। 20 फरवरी नहीं, 2 फरवरी होना चाहिए ना, तब ना राम आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को। 2 फरवरी होना चाहिए, 20 फरवरी नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद अच्छा वहाँ का क्वेश्चन है, इस यहाँ छोड़ दीजिए। परख जो हाल ही में खबरों में रहा, परख जो हाल ही में खबरों में, वहाँ किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? परख किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? परख, तो यह छात्र सीखने का आकलन, छात्र सीखने का आकलन। उसके बाद 99, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रम्बल। ग्रम्बल का साइनोनेम क्या है? ग्रम्बल, ग्रम्बल का साइनोनेम क्या है? तो ग्रुएन। क्या? ग्रुएन। ग्रम्बल का साइनोनेम ग्रुएन है। उसके बाद एक मैथ है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी उसे 20% छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। तो मैथ को बना लेना है। चलिए बाद बाकी हंसते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से काटिए।
चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।